Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट्स। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट्स टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चों 12 कॉमर्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हमें याद करना होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट में BRS कहा जाता था, जिसके अंदर आप लोग बैंक के अंदर पासबुक का बैलेंस और कैश बुक के अंदर जो बैलेंस है और दोनों के अंदर जो डिफरेंस अराइज होता है वो डिफरेंस को सेटल करने के लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे, दैट इज कॉल्ड BRS। सेम बच्चों यहाँ कंपनी द्वारा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन અને कॉस्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए फाइनेंस अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट के अंदर कॉस्ट बुक्स ऐसे अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं और दोनों के अंदर जो प्रॉफिट में डिफरेंस अराइज होता है जिसके लिए प्रिपेयर किया जाता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। It is common in business to keep separate set of books for financial accounts as well as for cost accounts. For finance accounts, trading account, P&L account, balance sheet is prepared by company, and in cost account, cost sheet is prepared to know cost per unit goods produced। यानी बच्चों यहाँ फाइनेंस अकाउंट के अंदर कंपनी द्वारा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया जाता है और कॉस्ट अकाउंट के अंदर कॉस्ट शीट बनाई जाती है फॉर फाइंडिंग आउट पर यूनिट गुड्स प्रोड्यूस्ड। नाउ इन पैराग्राफ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग financial accounts are different and their methods are also different. As a result, the profit shown by two set of books are different, though they are written from same transaction। यानी यहाँ ऐसा कह सकते हैं बच्चों, दोनों बुक्स के अंदर अकाउंटिंग का जो पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, वो डिफरेंस है। दैट इज वाई फाइनेंस अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट दोनों का प्रॉफिट सेम ट्रांजेक्शन से लिखा हुआ है फिर भी अलग रहता है। इफ द अकाउंट्स आर करेक्टली रिटन इन बोथ द बुक्स, देन बाय रिमूविंग द causes of difference, both the profit must be reconciled। The reconciliation statement is prepared for this purpose। now बच्चों, कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट में डिफरेंस आने के मेनली 4 रीजंस है। अब हम डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट। The disagreement in profit or loss disclosed by cost and finance accounts arises mainly due to following reasons। First reason A, some expenses and income are recorded only in finance accounts। यानी कुछ एक्सपेंडिचर और इनकम मात्र फाइनेंस यानी P&L अकाउंट में लिखे जाते हैं। इनकम लाइक शेयर ट्रांसफर फी, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स एटसेट्रा। एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, गुडविल रिटर्न ऑफ, preliminary expenses, debenture discount, debenture underwriting commission and brokerage etc. These all income and expenditure only written in P&L, not in cost account।
रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट के पॉइंट्स को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड पॉइंट बी. सम आइटम्स only shown in cost accounts, not in finance accounts. Example, rent of owned house, जिसके कारण प्रॉफिट में डिफरेंस आता है. सी, methods of recording overheads are different in two accounts. दोनों अकाउंट्स के अंदर ओवरहेड्स को रिकॉर्ड करने की मेथड्स अलग है. कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर बच्चों ओवरहेड्स हमेशा एस्टिमेटेड लिखा जाता है, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड. एंड इन फाइनेंस अकाउंट, जिसमें साल के अंत में एक्चुअल पोजीशन दिखाई जाती है, यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर लिखा जाता है. यानी दोनों अकाउंट्स के अंदर ओवरहेड्स लिखने की टेक्निक अलग है. दैट इज व्हाई प्रॉफिट डिफरेंस अराइजेस. नाउ वी आर टेकिंग लास्ट पॉइंट डी. वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज डिफरेंट इन टू अकाउंट्स. In cost sheet, finished goods or stock valued at production cost या फिर office cost. And in finance account, finished goods generally valued on the basis of work cost. In cost sheet, work in progress is calculated on factory cost. यहाँ बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंट के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट यानी ऑफिस कॉस्ट पे किया जाता है, एंड इन फाइनेंस अकाउंट फैक्ट्री कॉस्ट यानी वर्क कॉस्ट पे वैल्यूएशन किया जाता है. ये दोनों का वैल्यूएशन अलग अलग होता है, जिसके कारण प्रॉफिट में डिफरेंस अराइज होता है. अब बच्चों रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय हमें एक रूल्स याद रखना है. रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. See the position of profit in the opposite set of books and make changes accordingly. Or simple rules, do what the other has done. सिंपल लैंग्वेज में बच्चों, सामने वाली पार्टी के अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट में जो भी इफेक्ट हो वो हमें स्टेटमेंट में देनी है. अगर सामने वाली पार्टी का ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट इंक्रीज हो तो हमें स्टेटमेंट में ऐड करना है, डिक्रीज हो तो हमें वैल्यू डिडक्ट करनी है. नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन of Tejas Limited. Now in table we have a 3 column. First particular, second column in cost account and third column in finance account. अब बच्चों cost account और finance account की information अब डालेंगे. सबसे पहले opening stock of finished goods, जो cost account में value is 26,500, in finance account 27,500. आफ्टर दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेम कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट में वैल्यू अवेलेबल है. आफ्टर दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स, दोनों की वैल्यू अवेलेबल है. आफ्टर दैट ऑफिस ओवरहेड्स, देन सेलिंग ओवरहेड्स, वैल्यू बच्चों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है. आफ्टर दैट डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, जो मात्र फाइनेंस अकाउंट का एक्सपेंडिचर है. preliminary expense only given in finance account. income tax paid, ये एक्सपेंडिचर भी मात्र फाइनेंस अकाउंट में आएगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है जो फाइनेंस अकाउंट में आएगी. कमीशन रिसीव्ड, वो भी इनकम मात्र फाइनेंस अकाउंट में अवेलेबल है. और लास्ट में बच्चों प्रॉफिट, कॉस्ट अकाउंट का 1,76,000 एंड फाइनेंस अकाउंट का प्रॉफिट हमें फाइंड करना है. दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ तेजस लिमिटेड. Now for Tejas Limited, we are preparing reconciliation statement. जिसके अंदर बच्चों सबसे पहले 3 कॉलम लेंगे, पर्टिकुलर, रुपीज, रुपीज. नाउ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय एग्जाम्पल में हमें जो अकाउंट्स का प्रॉफिट अवेलेबल हो वहाँ से हम स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे. हमारे पास कॉस्ट बुक का प्रॉफिट अवेलेबल है. नाउ वी आर एडिंग प्रॉफिट as per cost account given in example rupees 1,76,000. अब बच्चों फाइनेंस अकाउंट का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें उसे अपोजिट पार्टी समझना है और पूरे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एक रूल्स अप्लाई करेंगे हम.
ऑपोजिट पार्टीज प्रॉफिट पे जो इफेक्ट हो वो हमें स्टेटमेंट में देनी है। इफ ट्रांजेक्शन से ऑपोजिट पार्टी प्रॉफिट इंक्रीज हो तो हम ऐड करेंगे, इफ ऑपोजिट पार्टी प्रॉफिट डिक्रीज हो तो हम लेस करेंगे। अब बच्चों एग्जांपल में से राइट साइड में आपको एक एक एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन करूंगा और उसकी इफेक्ट रिकंसिलिएशन में हम देंगे। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड, ओवर पार्टी कॉस्ट अकाउंट जिसने लिखा है 30,000, ऑपोजिट पार्टी पीएनएल अकाउंट जिसने लिखा है 25,000। डिफरेंस निकाला जाए तो 5,000। तो ऐसा कह सकते हैं कि सामने वाली पार्टी पीएनएल अकाउंट ने फैक्ट्री का ओवरहेड 5,000 रुपीज़ लेस लिखा है। सामने वाला अगर एक्सपेंडिचर लेस लिखे बच्चों तो हमेशा उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। दैट इज व्हाई वी आर एडिंग वैल्यू इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड डिफरेंस रुपीज 5,000। आफ्टर दैट ऑफिस ओवरहेड्स जिसकी वैल्यू कॉस्ट अकाउंट में दी हुई है 25,000, इन पीएनएल 22,500। यहाँ भी बच्चों सामने वाली पार्टी पीएनएल अकाउंट ने ऑफिस ओवरहेड का एक्सपेंडिचर हमारी कंपैरिजन में 2500 लेस लिखा है। अगर सामने वाला एक्सपेंडिचर लेस लिखेगा तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सो हम रिकंसिलिएशन में ऐड करेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड रुपीज 2500। आफ्टर दैट हमारे पास तीसरा एक्सपेंडिचर है ओपनिंग स्टॉक जिसकी कॉस्ट अकाउंट में वैल्यू है 26,500, पीएनएल अकाउंट में 27,500। डिफरेंस निकाला जाए 1,000। सामने वाली पार्टी पीएनएल अकाउंट ने ओपनिंग स्टॉक का एक्सपेंडिचर हमारी कंपैरिजन में 1,000 ज़्यादा लिखा है। अगर सामने वाला एक्सपेंसेस ज़्यादा लिखेगा तो उसका प्रॉफिट लेस होगा, हम भी रिकंसिलिएशन में लेस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक रुपीज 1,000। आफ्टर दैट क्लोजिंग स्टॉक जो कॉस्ट अकाउंट में लिखा हुआ है 25,000, पीएनएल में लिखा है 23,500। अगर दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो 1,500 है। पर क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट देते समय बच्चों रूल्स में वर्ड याद रखना है इनकम, कारण क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखा जाता है। हमारी कंपैरिजन में पीएनएल अकाउंट ने क्लोजिंग स्टॉक की इनकम 1,500 रुपये लेस लिखी है। सामने वाला अगर इनकम लेस लिखे तो उसका प्रॉफिट लेस होगा, इसलिए हम भी स्टेटमेंट में लेस कर देंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक जिसका डिफरेंस है 1,500। आफ्टर दैट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो कॉस्ट अकाउंट के अंदर लिखा हुआ है 20,000, सामने वाली पार्टी पीएनएल ने लिखा है 23,000। डिफरेंस निकाला जाए तो 3,000 रुपये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सामने वाली पार्टी पीएनएल अकाउंट ने ज़्यादा लिखा है। सामने वाला अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा लिखे तो प्रॉफिट उसका लेस होगा, तो हम भी इसे लेस कर देंगे। लेस अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रुपीज़ 3,000। अब बच्चों दोनों के अंदर ये ओवरहेड्स एंड स्टॉक का जो डिफरेंस था उसकी इफेक्ट हमने रिकंसिलिएशन में दे दी है। अब बच्चों हमारे पास बचे हैं 3 एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स और एक अदर एक्सपेंडिचर है जो मात्र पीएनएल अकाउंट में लिखा हुआ है। अब अगर बच्चों कोई एक्सपेंडिचर मात्र पीएनएल में लिखा हो तो उसके कारण उनका प्रॉफिट लेस होगा, तो हम भी एक्सपेंडिचर को लेस कर देंगे। नाउ इनकम एंड एक्सपेंसेस ओनली इन फाइनेंस अकाउंट, उसमें खर्चा लेस करेंगे। लेस एक्सपेंसेस नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट। सबसे पहला एक्सपेंडिचर है डिबेंचर इंटरेस्ट रुपीज 2,500, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रुपीज 5,000, इनकम टैक्स रुपीज 25,000। 3 एक्सपेंडिचर ओनली रिटर्न इन पीएनएल, सो प्रॉफिट विल बी लेस। अब बच्चों सामने वाली पार्टी पीएनएल अकाउंट में 2 इनकम लिखी हुई है जिनके कारण उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो विल ऐड दिस टू इनकम। Interest received value given in example rupees 3,000, and after that add commission received rupees 1,500। अब बच्चों सारे पॉइंट की इफेक्ट देने के बाद अब जो ऐड वाला टोटल है उसकी वैल्यू रखेंगे हम रुपीज 12,000। 1,76,000 में 12,000 ऐड करने के बाद हमें टोटल रिसीव होगा 1,88,000, जिसमें से हम डिडक्शन का टोटल लिखेंगे minus rupees 38,000. After that we receive profit as per finance account या कह सकते हैं P&L account रुपीज 1,50,000।
तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बच्चों हमें दिखा रहा है कि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट और पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट उसके बीच में डिफरेंस आने के बहुत सारे रीजन है जो हमने ऐड और लेस में लिखे हुए हैं। Now we are taking second example of reconciliation statement. The following particulars are available from financial accounts of Raju Manufacturing Company for the ending on 31st March 2020. Now in table, we have information of finance account, material, direct wages, factory expense, office expense and selling expense. After that, in paragraph, in cost accounts, material and wages are charged at actual cost, but factory overheads are recovered at 70% of direct wages and office overheads are recovered at 30% of the factory cost, while selling overheads are recovered at rupees 12 per unit sold. Now we are continuing example. Now in paragraph, there was no stock of finished goods at the beginning of the year. During the year, 1200 units were produced, out of which 1000 units were sold at rupees 10 lakhs. You are required to prepare first statement showing profit and loss as per profit and loss account. Second, statement showing profit or loss as per cost account in bracket cost sheet. Third, statement showing reconciliation of profit or loss. यानी बच्चों ये पूरा एग्जाम्पल में हमें टॉपिक का फुल वर्क करना है। सबसे पहले हमें पीएनएल अकाउंट ड्रॉ करना है, आफ्टर दैट कॉस्ट शीट एंड देन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैन्युफैक्चरिंग की जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पीएनएल अकाउंट एंड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए हम प्रिपेयर करेंगे पीएनएल अकाउंट एंड कॉस्ट शीट। सबसे पहले पीएनएल अकाउंट, उसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का रूल्स है expenditure debit, income credit. It's a one type of expenditure and income account. तो सबसे पहले हम एग्जांपल में से इंफॉर्मेशन पीएनएल में फीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, सबसे पहला खर्चा अवेलेबल है मटेरियल, जिसकी वैल्यू अवेलेबल है रुपीज 3 lakhs. आफ्टर दैट डायरेक्ट वेजेस वैल्यू रुपीज 1,80,000. आफ्टर दैट फैक्टरी एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू अवेलेबल है 1,20,000. ऑफिस एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू गिवन है 1,50,000. दीज ऑल आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर. सेल्स एक्सपेंसेस वैल्यू रुपीज 30,000. एक्सपेंडिचर डेबिट करने के बाद सेकंड पैराग्राफ में हमें प्रोडक्शन यूनिट दिए हुए हैं 1200, सेल्स यूनिट है 1000 जिसके अंदर सेल्स वैल्यू 10 lakhs है, दैट इज कॉल्ड इनकम. अब क्रेडिट साइड हम नोट करेंगे सेल्स 10 lakh रुपीस एज अ इनकम, ब्रैकेट में सेल्स यूनिट 1000. अब बच्चों 1200 प्रोडक्शन है, 1000 सेल्स है, दोनों के डिफरेंस को हम बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक. ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड नोट किया जाता है. क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 1200 यूनिट प्रोडक्शन माइनस 1000 यूनिट सेल इक्वल टू 200 यूनिट्स. अब ये 200 यूनिट्स का प्राइस कैसे लेंगे? तो बच्चों पीएनएल अकाउंट के अंदर स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए रूल्स है. यहाँ स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पे किया जाता है. अब नीचे नोटिंग में मैं आपको फैक्ट्री कॉस्ट का वर्किंग सिखाऊंगा. नोट फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस. डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू ऊपर से लिए हमने 3 lakhs, डायरेक्ट वेजेस की वैल्यू 180 एंड फैक्ट्री एक्सपेंस वैल्यू
1,20,000। तीनों का टोटल करेंगे तो हमें रिसीव होगा फैक्टरी कॉस्ट 6 लाख रुपीस, इसको हम प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करेंगे 1200 यूनिट से, देन वी रिसीव 500 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट। अब ये जो फैक्ट्री कॉस्ट आई बच्चों उसे 200 यूनिट से मल्टीप्लाई करो, देन वी रिसीव क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 1 लाख। आफ्टर एडिंग क्लोजिंग स्टॉक अब P&L अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल 11 लाख, सेम टोटल डेबिट साइड रखेंगे, डिफरेंस में हमें रिसीव होगा नेट प्रॉफिट। 11 लाख में से एक्सपेंडिचर डिडक्ट करने के बाद हमें रिसीव होगा 3,20,000 नेट प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड P&L अकाउंट। अब इसके ऊपर से हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अंदर हमारे पास 3 कॉलम है, पर्टिकुलर, टोटल, पर यूनिट। टॉप पे प्रोडक्शन के यूनिट 1200, सेल्स के यूनिट 1000। तो फर्स्ट पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट के लिए रीडिंग कर रहा हूं मैं। इन कॉस्ट अकाउंट मटेरियल एंड वेजेस आर चार्ज्ड एट एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंट के अंदर मटेरियल और वेजेस एक्चुअल यानी P&L अकाउंट में से राइट डाउन करना है। तो सेम P&L में से मटेरियल लिखेंगे, टोटल वैल्यू 3 lakhs, वेजेस लिखेंगे जिसकी टोटल वैल्यू P&L में से 180। आफ्टर एडिंग मटेरियल वेजेस we receive prime cost 4,80,000. Now in paragraph, factory overhead recovered at 70% of direct wages. यहाँ factory overhead हमें wages का 70% टेक ओवर करना है। ये रही wages की वैल्यू 1,80,000 जिसका 70% कैलसी से निकालने के बाद वैल्यू रिसीव होगी 1,26,000। प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद हमें रिसीव होगा फैक्टरी कॉस्ट जिसका टोटल रिसीव होगा हमें 6,06,000। नाउ वी आर एडिंग ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के लिए बच्चों एग्जांपल में इंस्ट्रक्शन है 30% ऑफ फैक्टरी कॉस्ट। अब ये 6,06,000 है, उसका हम 30% निकालेंगे, देन वी रिसीव ऑफिस कॉस्ट। अब बच्चों कैलसी से 6,06,000 का 30% निकालो तो हमें वैल्यू रिसीव होगी 1,81,800। ऐड करने के बाद हमें टोटल ऑफिस कॉस्ट रिसीव होगी 7,87,800। अब आगे ऑफिस कॉस्ट के बाद हमें सेल्स और प्रोडक्शन का डिफरेंस लेना है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। नाउ कॉस्ट शीट के अंदर हमेशा याद रखो बच्चों, कॉस्ट शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन ऑफिस कॉस्ट पे होता है। इन P&L अकाउंट ऑलवेज इन फैक्ट्री कॉस्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट लेंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट है 1200 और 1000 का डिफरेंस 2000 यूनिट, जिसकी प्राइस हमें ऑफिस कॉस्ट करनी है। ऑफिस कॉस्ट के लिए हमारे पास टोटल वैल्यू 7,87,800 है, जिसको प्रोडक्शन यूनिट 1200 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें रिसीव होगा 656.50 पर यूनिट कॉस्ट, जो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी रिसीव टोटल कॉस्ट। मल्टीप्लाई करो तो बच्चों तो क्लोजिंग स्टॉक हमें रिसीव होगा 1,31,300। ऑफिस कॉस्ट में से क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट करने के बाद हमें रिसीव होगा COGS, जिसकी नेट वैल्यू आएगी 6,56,500। अब यहाँ बच्चों आंसर टैली करने की एक टेक्निक है जिसमें आपके पास जो COGS की वैल्यू आई, अब तक आपने देखा होगा हमने प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट फाइंड की। अब यही वैल्यू को अगर आप सेल्स यूनिट 1000 से डिवाइड करो और आपका पर यूनिट आंसर मैच हो जाए तो सम यहाँ करेक्ट है। एग्जांपल आपका कैलकुलेशन में करेक्ट है। COGS रिसीव करने के बाद बच्चों हम ऐड करेंगे सेल्स एक्सपेंसेस। एग्जांपल में इंफॉर्मेशन है पर यूनिट 12 रुपीस। 12 रुपीस को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 यूनिट सेल से, सेल मैचिंग, देन वी रिसीव 12,000 टोटल सेल एक्सपेंडिचर। COGS में सेल एक्सपेंडिचर ऐड करने के बाद हमें रिसीव होगा टोटल कॉस्ट 6,68,500। आफ्टर दैट हम लोग ऐड करेंगे बच्चों प्रॉफिट, और प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, नीचे लिखेंगे सेल। सेल हमेशा बच्चों कॉस्ट अकाउंट एंड P&L दोनों के अंदर सेम रहता है। तो यहाँ P&L अकाउंट में से हम सेल्स टेक ओवर करेंगे 10 lakhs। अब यहाँ टोटल कॉस्ट और सेल्स का डिफरेंस हमें रिसीव होगा 3,31,500, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा क्या ये कॉस्ट शीट के अंदर पर यूनिट कॉलम लिखना कंपलसरी है? नो बच्चों, इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको जरूरत है उतना ही कैलकुलेशन करना है, पर यूनिट कॉलम के कोई मार्क्स नहीं है। अब यहाँ आपके पास P&L अकाउंट है और एक तरफ कॉस्ट शीट है, दोनों का यूज करके हम अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे।
P&L अकाउंट और कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के बाद मेन जो एग्जांपल का कॉन्सेप्ट है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके सामने प्रिपेयर कर रहे हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें कोई भी एक पार्टी के प्रॉफिट से स्टेटमेंट स्टार्ट करना है। हमेशा कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को हमारी पार्टी में लेना है। तो सबसे पहले रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट शीट में से हमने प्रॉफिट लिखा 331,500। एग्जैक्ट दोनों अकाउंट को कंपेयर करने के बाद लास्ट में P&L अकाउंट का जो आंसर है प्रॉफिट का 3,20,000 वो में मैच करना है। अब दोनों बुक्स के अंदर जो हमने वर्किंग किया उसको मैंने शॉर्ट में इंफॉर्मेशन के तौर पे लिखा हुआ है। अब दोनों को कंपेयर करके उसकी इफेक्ट हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में देनी है। अब इफेक्ट देते समय हमें एक रूल्स याद रखना है, ऑपोजिट पार्टी P&L अकाउंट के प्रॉफिट पे जो इफेक्ट हो वो हमें स्टेटमेंट में देनी है। इफ P&L अकाउंट प्रॉफिट इंक्रीज तो हमें रिकंसिलिएशन में ऐड करना है। इफ P&L अकाउंट प्रॉफिट डिक्रीज ड्यू टू ट्रांजैक्शन तो हमें लेस करना है। सबसे पहला कॉस्ट अकाउंट में मटेरियल का वैल्यू है 3 लाख, P&L अकाउंट में 3 लाख, देयर इज नो डिफरेंस, तो इसकी कोई इफेक्ट रिकंसिलिएशन में नहीं आएगी। सेकंड डायरेक्ट वेजेस दोनों में सेम है, इसकी भी कोई इफेक्ट रिकंसिलिएशन में नहीं आएगी। अब बारी है बच्चों फैक्टरी एक्सपेंस। कॉस्ट अकाउंट यानी हमारी पार्टी ने लिखा है 1,26,000, इन P&L अकाउंट 1,20,000, दोनों का डिफरेंस है 6,000। सामने वाली पार्टी P&L अकाउंट ने 6,000 रुपए फैक्ट्री का एक्सपेंडिचर लेस लिखा है। सामने वाला अगर एक्सपेंडिचर लेस लिखेगा बच्चों तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर P&L अकाउंट का प्रॉफिट इंक्रीज हो तो हमें ऐड करना है। ऐड करते समय याद रखना है हमें कोई भी ओवरहेड ऐड में लिखो तो ओवर रिकवरी वर्ड लिखना है, लेस में लिखो तो अंडर रिकवरी। तो ऊपर वर्ड आएगा ओवर रिकवरी ऑफ फैक्टरी एक्सपेंस, जिसमें दोनों का डिफरेंस है 6,000 रुपए। सामने वाली पार्टी ने खर्चा कम लिखा, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, मैंने ऐड किया। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस जिसका डिफरेंस है 31,800। अगेन सामने वाली पार्टी ने ऑफिस का खर्चा 31,800 लेस लिखा है। सामने वाला अगर एक्सपेंडिचर लेस लिखेगा बच्चों तो प्रॉफिट उसका इंक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, अगेन रिकंसिलिएशन में ऐड करेंगे ओवर रिकवरी ऑफ ऑफिस एक्सपेंस वैल्यू 31,800। आफ्टर दैट सेलिंग एक्सपेंस। अब कॉस्ट अकाउंट और P&L का डिफरेंस निकाले तो 18,000 है। यहाँ सेलिंग एक्सपेंस सामने वाली पार्टी ने पहली बार 18,000 रुपीस ज्यादा लिखा है। अगर सामने वाला खर्च ज्यादा लिखे तो उसका प्रॉफिट लेस होगा। लेस होगा तो हम रिकंसिलिएशन में भी डिडक्ट करेंगे। लेस के साइड अंडर रिकवरी ऑफ सेल्स एक्सपेंस वैल्यू 18,000। अब बच्चों मटेरियल से लेके सेलिंग एक्सपेंस हमने जो इफेक्ट दिए दीज ऑल आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं वर्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है एज ए इनकम और कॉस्ट शीट में डिडक्ट किया जाता है। तो इसका कंपैरिजन करते समय हमें रूल्स में नियम बोलते समय इनकम वर्ड याद रखना है। अगर दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो सामने वाली पार्टी P&L अकाउंट ने 31,300 क्लोजिंग स्टॉक की इनकम लेस लिखी है। अगर सामने वाला इनकम लेस लिखेगा तो उसका प्रॉफिट लेस होगा। तो हम भी इसे डिडक्ट करेंगे रिकंसिलिएशन में। क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस वैल्यू 31,300। अब बच्चों दोनों के अंदर जो कॉमन पॉइंट है पूर्व है शेष दोनों में सेम है। अब बारी है टोटल की। अब हम यहाँ ऐड वाला टोटल ऐड करेंगे 31,800 प्लस 6,000 इक्वल टू 37,800। अब लेस वाला टोटल हम करेंगे 49,300। अब ऐड वाला टोटल पहले ऐड करेंगे हम। अटकाइए ऐड वाली वैल्यू 37,800 है जो प्रॉफिट के अंदर ऐड करने के बाद हमें टोटल रिसीव होगा 3,69,300 और लेस वाला टोटल है 49,300। डिडक्ट करने के बाद हमें P&L अकाउंट का प्रॉफिट रिसीव होना चाहिए 3,20,000। यानी ये स्टेटमेंट हमें इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट और P&L अकाउंट के प्रॉफिट में बीच में डिफरेंस आने के मेन 4 रीजन है, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक। Now we are taking third example of reconciliation of cost and finance account. The trading account and profit and loss account of Nitin Limited is as under. The year ending on 31st March 2019. Trading P&L account of Nitin Company.
अब बच्चों हमारे सामने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है जिसमें डेबिट साइड डिफरेंट एक्सपेंडिचर है, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल रिटर्न ऑफ एंड नेट प्रॉफिट 2000। क्रेडिट साइड सेल्स वैल्यू है 2700 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक है, प्रोडक्शन का 10%, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड 3 प्रकार की इनकम है। नाउ इन पैराग्राफ the cost accounts given following information. Number 1, material and wages are taken at their cost price. Second, manufacturing charges are taken at 50% of wages. Third, office overheads at 20% of factory cost. Fourth, sales overheads at the rate of ₹3 per unit. Prepare first cost sheet, second reconciliation statement. Now we are taking example number 3, Nitin Limited, जिसका आंसर हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल के अंदर P&L अकाउंट अवेलेबल है और नीचे एक कॉस्ट शीट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांगा गया है। कोई भी एग्जांपल के अंदर हमें कॉस्ट शीट तैयार करनी है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट अवेलेबल होने चाहिए। अब यहाँ P&L अकाउंट के अंदर प्रोडक्शन और सेल्स की इंफॉर्मेशन है जिसमें सेल्स यूनिट हमें दिए हुए हैं 2700 एंड प्रोडक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन है क्लोजिंग स्टॉक इज 10% ऑफ प्रोडक्शन। अकाउंटेंसी के अंदर सिंपल रूल्स है, जिसके ऊपर आपको आंसर मांगा हो वो वैल्यू अवेलेबल ना हो तो हमेशा एज्यूम करो 100। यहाँ बच्चों सबसे पहले एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले हम प्रोडक्शन एज्यूम करेंगे सपोज 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स प्रोडक्शन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एज्यूम है 10%। क्लोजिंग स्टॉक 10% एज्यूम करने के बाद हमें रिसीव होगा आफ्टर डिडक्टिंग वैल्यू 90, जिसे हम कहेंगे सेल्स यूनिट। अब यहाँ सपोज की सिचुएशन में सेल्स यूनिट 90 है और यूनिट्स में 27 है, दोनों को ज्वाइन करो, 90 पे 2700 यूनिट, तो 100 यूनिट पे प्रोडक्शन हाउ मच। फॉर्मूला रखने के बाद बच्चों हमें प्रोडक्शन यूनिट रिसीव होंगे 3000। अब बच्चों में कॉस्ट शीट स्टार्ट करनी हो तो सबसे पहले हम टॉप पे लिखेंगे प्रोडक्शन यूनिट 3000 एंड सेल्स यूनिट 2700 और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 300 हमें क्लोजिंग स्टॉक लेना है, या 3000 का 10% भी ले सकते हो, एग्जैक्टली 300 यूनिट। अब हम लोग कॉस्ट शीट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके लिए एग्जांपल में पहली इंफॉर्मेशन है मटेरियल एंड वेजेस आर टेकन एट देयर कॉस्ट प्राइस। इसका मीनिंग है बच्चों मटेरियल एंड वेजेस हमें एग्जांपल में से लेना है, P&L अकाउंट में से सेम रहेगा। P&L अकाउंट में से हम मटेरियल राइट डाउन करेंगे, ये लिखिए मैंने मटेरियल की वैल्यू P&L में से 40,000, वेजेस की वैल्यू सेम P&L अकाउंट में से राइट डाउन करेंगे 24,000। आफ्टर एडिंग मटेरियल वेजेस हमें पहला हेडिंग रिसीव होगा जिसे हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट, टोटल वैल्यू 64,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 जिसके अंदर सूचना है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस आर टेकन एट 50% ऑफ वेजेस। अब बच्चों मैन्युफैक्चरिंग चार्ज जिसका दूसरा नाम है फैक्ट्री एक्सपेंस, वेजेस का 50% टेक ओवर करेंगे। ये रही वेजेस की वैल्यू जिसका 50% अमाउंट आएगी टोटल 12,000। ऐड करने के बाद हमें रिसीव होगा फैक्ट्री कॉस्ट 76,000 रुपीस। आफ्टर एडिंग फैक्ट्री कॉस्ट एडजस्टमेंट 3 जिसमें बोला है ऑफिस ओवरहेड एट 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब हमें ऑफिस ओवरहेड की वैल्यू ऐड करनी है, ऑफिस ओवरहेड 20% लेना है हमें फैक्ट्री कॉस्ट का। अब बच्चों हम कैलसी से 76,000 का 20% निकालेंगे तो हमें अमाउंट रिसीव होगी 15,200 रुपीस। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद हमें रिसीव होगा ऑफिस कॉस्ट 91,200 रुपीस। अब बच्चों आगे कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास पर यूनिट ऑफिस कॉस्ट होना जरूरी है। यहाँ तक के जितने खर्चे हमने लिखे बच्चों ऑल आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम
प्रोडक्शन यूनिट 3000 से 91,200 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें पर यूनिट कॉस्ट रिसीव होगी 30.40। ऑफिस कॉस्ट के बाद अब डिडक्ट करेंगे उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 3000 एंड 2700 यूनिट का डिफरेंस 300 यूनिट्स, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट प्राइस है 30.40। अब बच्चों 300 यूनिट को 30.40 से मल्टीप्लाई करोगे, देन वी रिसीव 9120 वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ऑफिस कॉस्ट में से क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट करने के बाद हमें रिसीव होगा COGS। ये वैल्यू डिडक्ट करने के बाद हमें COGS रिसीव होगा 82080। आफ्टर दैट चौथा एडजस्टमेंट लास्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 3 रुपीज पर यूनिट। अब बच्चों हम यहाँ सेलिंग ओवरहेड ऐड करने जा रहे हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पर यूनिट 3 रुपीज। सेलिंग ओवरहेड हमेशा सेल्स यूनिट से रिलेटेड होता है, तो इसको 2700 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी रिसीव टोटल वैल्यू 8100। सेल्स ओवरहेड COGS में ऐड करने के बाद हमें रिसीव होगा टोटल कॉस्ट। 82080 में 8100 ऐड करने के बाद हमें रिसीव होगा 90180 टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट रिसीव होने के बाद बच्चों अब उसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, जो अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन मार्क, और नीचे लिखेंगे हम सेल्स। P&L अकाउंट जो दिया हुआ बच्चों, सेल्स दोनों में हमेशा सेम रहता है। P&L अकाउंट में से सेल्स वैल्यू राइट डाउन करेंगे हम 1 लाख। अगर दोनों का डिफरेंस अगर आप काउंटिंग करो तो हमें डिफरेंस रिसीव होगा आई थिंक 9820। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। ये बच्चों आपका कॉस्ट शीट का कैलकुलेशन पूरा हुआ। आफ्टर कंप्लीटिंग कॉस्ट शीट बच्चों अब हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसके अंदर कोई भी एक पार्टी के प्रॉफिट से हमें वर्किंग स्टार्ट करना है। मोस्टली हमेशा कॉस्ट अकाउंट को हमारी पार्टी लेनी है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट जो कॉस्ट शीट में से हमने राइट डाउन किया 9820। अब बच्चों आगे रिकंसिलिएशन में इफेक्ट देने के लिए जो कॉस्ट शीट बनाया उसमें से डेटा यहाँ रखा हुआ है मैंने, और P&L अकाउंट की कंपैरिजन एग्जांपल में से रखी हुई है। दोनों को कंपेयर करेंगे। कॉस्ट अकाउंट हमारी पार्टी है, P&L अकाउंट ऑपोजिट पार्टी है। रूल्स याद रखना है बच्चों, रिकंसिलिएशन में ऑपोजिट पार्टी के प्रॉफिट पे जो इफेक्ट हो यहाँ स्टेटमेंट में लेनी है। अगर सामने वाली पार्टी का प्रॉफिट इंक्रीज हो ट्रांजैक्शन से तो ऐड करना है, डिक्रीज हो तो लेस करना है। लास्ट में हमें प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट जो एग्जांपल में 2000 है वो मैच करना है स्टेटमेंट में। चलो नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट एक्सपेंडिचर डायरेक्ट मटेरियल जो दोनों में सेम है, यानी कोई इफेक्ट रिकंसिलिएशन में नहीं आएगी। सेकंड डायरेक्ट वेजेस वो भी दोनों में सेम है, कोई इफेक्ट रिकंसिलिएशन पे नहीं होगी। थर्ड एक्सपेंडिचर फैक्टरी एक्सपेंडिचर, हमारी पार्टी कॉस्ट अकाउंट ने एक्सपेंडिचर लिखा है 12000, सामने वाली पार्टी ने 16000। डिफरेंस निकाले तो 4000 रुपए P&L अकाउंट ने एक्सपेंडिचर ज्यादा लिखा है। सामने वाली पार्टी अगर 4000 रुपए एक्सपेंडिचर ज्यादा लिखे तो उसका प्रॉफिट लेस होगा। सामने वाला खर्च ज्यादा लिखे प्रॉफिट लेस होगा, तो हम रिकंसिलिएशन में डिडक्ट करेंगे लेस अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्टरी एक्सपेंस वैल्यू 4000। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड जिसमें दोनों पार्टी का कंपैरिजन किया जाए तो सामने वाली पार्टी P&L अकाउंट ने हमारी कंपैरिजन में 1200 रुपए एक्सपेंडिचर लेस लिखा है। अगर सामने वाली पार्टी ऑफिस का एक्सपेंडिचर लेस लिखे बच्चों तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। दैट इज व्हाई वी आर एडिंग इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ऐड करेंगे ओवर रिकवरी ऑफ ऑफिस ओवरहेड जिसकी वैल्यू आएगी डिफरेंस में 1200 रुपए। सेलिंग एक्सपेंडिचर के अंदर बच्चों कॉस्ट अकाउंट के अंदर वैल्यू लिखिए 8100, इन P&L अकाउंट 9000। अगर दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो सामने वाली पार्टी P&L अकाउंट ने 900 रुपए एक्सपेंडिचर ज्यादा लिखा है। अगर सामने वाला खर्च ज्यादा लिखे तो उसका प्रॉफिट लेस होगा। लेस हो तो हम रिकंसिलिएशन में लेस साइड लिखेंगे अंडर रिकवरी ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिफरेंस 900। आफ्टर दैट हमें दिखाई दे रहा है दो एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एंड गुडविल, जो मात्र P&L अकाउंट में लिखे हुए कारण इसे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। हमारी पार्टी कॉस्ट अकाउंट में 0 लिखा है। सामने वाली पार्टी अगर दो एक्सपेंडिचर लिखे
हम 0 लिखे तो उनका प्रॉफिट डिक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो तो हम रिकंसिलिएशन में लेस करेंगे, हेडिंग देंगे एक्सपेंडिचर नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट, जिसके अंदर सबसे पहला खर्चा हम लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वैल्यू 4000 एंड गुडविल रिटर्न ऑफ वैल्यू 200। आफ्टर दैट क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों यहां तक जो भी वर्ड के लिए हमने रूल्स बोला उसमें एक्सपेंडिचर वर्ड यूज करते थे। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और कॉस्ट शीट के अंदर डिडक्ट किया जाता है, तो एज अ इनकम हम डिफरेंस कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ डिफरेंस देखा जाए तो सामने वाली पार्टी P&L अकाउंट ने 1120 क्लोजिंग स्टॉक की इनकम लेस लिखी है, सामने वाला अगर इनकम लेस लिखे बच्चों तो उसका प्रॉफिट लेस होगा, तो हम डिडक्शन के अंदर रिकंसिलिएशन में लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, डिफरेंस अराइज हो रहा है 1120। आफ्टर दैट 3 इनकम मुझे दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट, तीनों इनकम सामने वाली पार्टी P&L अकाउंट में लिखा हुआ है, कॉस्ट शीट के अंदर 0 रखा है। रीजन, ये तीनों इनकम कॉस्ट अकाउंट फाइनेंस अकाउंट की है, कॉस्ट अकाउंट के अंदर इनकम नहीं लिखी जाती। सामने वाली पार्टी अगर 3 इनकम लिखे बच्चों तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो तो हम स्टेटमेंट में ऐड करेंगे इनकम नॉट शोन इन कॉस्ट। पहली इनकम है इंटरेस्ट रिसीव्ड 400, सेकेंड इनकम है डिविडेंड रिसीव वो भी 400 एंड थर्ड इनकम है रेंट रिसीव वो भी 400, टोटल 1200। तो बच्चों ऊपर इनकम वाला टोटल ऐड करेंगे, पेमेंट वाला लेस करेंगे, देन वी रिसीव। अब बच्चों ऐड वाला टोटल 2400 है जो हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में ऐड करेंगे, हमें टोटल वैल्यू रिसीव होगी 12220। अब जिसमें से लेस वाला पेमेंट है जिसका हम टोटल करेंगे बच्चों, टोटल रिसीव होगा हमें 10220। अब टोटल इनकम में से ये डिडक्शन लेस करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट रिसीव होगा P&L अकाउंट का 2000 रुपीज। अब ये प्रॉफिट आपके एग्जांपल के P&L अकाउंट से मैच हो रहा है, अगर दोनों मैच हो जाए तो आपका एग्जांपल करेक्ट है, ऐसा कह सकते हैं। ये एग्जांपल आने के चांसेस बच्चों 90% है, यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है, खास आपको याद रखना है। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.